Hello everyone, so welcome back to my channel. So in this video we will see objective questions of chapter number 2 class 11th maths relation and function. So firstly, if you want to solve this question by yourself, I am providing you link in the description. By that link you will get PDF of these questions so you can solve it yourself. But the solution of these questions you will get only on this channel. So let's start the video. See first question. In first question they are saying that which of the following is an ordered pair. So firstly we will see that what is ordered pair. So now let's see what is ordered pair. So if a pair is in small brackets, तो अब small bracket कौन से होते हैं, ये वाले. So अगर कोई भी pair small bracket में है and group together in a particular form और order, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दी हुई है टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी. तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया हुआ है कि ये दो जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये तभी इक्वल होंगे अगर ए इक्वल टू सी होएगा और बी इक्वल टू डी होएगा. तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हम पूछे कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर है. तो पी क्यू, पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, देन पी क्यू, देन पी क्यू. सेम से लग रहे हैं सारे ऑप्शन, तो हम ऑल ऑफ द अबव कर देते, पर इसको ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर वही होता है जो स्मॉल ब्रैकेट्स में होता है. जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसमें होता है तो वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, पर इसमें भी अलग ब्रैकेट है, इसमें भी अलग ब्रैकेट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा. सो आंसर इज A, PQ, P belongs to P and Q belongs to Q. Now let's see second question. Now second question is the value of A and B if ordered pair is this and this. तो अभी मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दैट्स इन अ ऑर्डर पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू D. सो इन दिस क्वेश्चन हमें ये दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम इसको A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, इसको C, इसको D. तो A इज इक्वल टू C होएगा और B इज इक्वल टू D होएगा. A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D. सो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो A क्या है इसमें 2A माइनस 5 इज इक्वल टू C क्या है इसमें 5, B क्या है इसमें 4 एंड D क्या है इसमें B प्लस 6. ना 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 आ गया. ना हेयर B इज इक्वल टू 4 माइनस 6, B इज इक्वल टू माइनस 2. तो A हमारा 5 आ गया, B हमारा माइनस 2 आ गया. अब ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी. तो A हमारा 5 आया, B हमारा माइनस 2 आया. अब इसमें से 5 और माइनस 2 कौन सा है, इसमें माइनस 2 5 है, इसमें 5 माइनस 2 है, तो कौन सा आएगा. यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी था तो हम यहाँ पे भी ए बी लेंगे, तो 5 माइनस 2 आएगा हमारा आंसर. तो इसका आंसर आ गया डी, 5 माइनस 2. नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट इफ P इज इक्वल टू P1 P2 एंड Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4, देन P इंटू Q इज इक्वल टू. तो अगर आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि इसमें कुछ घुमा फिरा के भी नहीं लिखा होगा. तो देखते हैं. तो अब हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं और हमें पूछे P इंटू Q क्या होएगा. सो हम इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं, हम पहले जैसे P1 को चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 Q1, P1 Q2, P1 Q3 एंड P1 Q4. फिर P2 को चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले इसको चारों से फिर इसको चारों से, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा P इंटू Q. तो देखते हैं P इंटू Q क्या होएगा. हम ऐसे इसको इस ब्रैकेट में डालेंगे और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा P1 जैसे Q1 उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. तो P1 Q1 आ गया पहला हमारा, फिर नेक्स्ट P1 Q2, इसका पहला एलिमेंट फिर इसके सारे एलिमेंट्स, पहले इसका फिर इसका, क्योंकि हमें P इंटू क्या कहा है. अगर हमें Q इंटू P का होता फिर हम इसका पहला एलिमेंट लेते बाद में इसका लेते. तो P1 Q1 P1 Q2
P1Q3 and P1Q4. तो नाउ नेक्स्ट P2Q1, फिर P2Q2, P3 नहीं है, P2Q3 एंड P2Q4। तो ये बहुत इजी था, इससे हमारा बस आंसर आ गया इतना। अगर हमें Q इंटू P दिया होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? Q1 इंटू P1, Q1 P1, Q2 P1, Q3 P1, मतलब पहले इसका एलिमेंट आता फिर इसका एलिमेंट आता। अब पहले इसका एलिमेंट आएगा फिर इसका एलिमेंट आएगा, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो, पहला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें A1 B1 क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें है तो है P1 Q1 P2 Q2, बट सारे एलिमेंट्स नहीं है। और सी में भी पूरे एलिमेंट्स नहीं हैं। जब हमारे एलिमेंट्स ही इसके कितने आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? 4 2 8। तो ये हमारा सफिशिएंट ऑप्शन है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। सो नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, if A is equal to 1 2 5 6 and B is equal to 1 2 3, then what is A into B intersection B into A equal to? तो देखते हैं इसका आंसर। पहले हम A इंटू बी एंड B इंटू ए का आंसर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। देखते हैं हम A इंटू बी क्या होएगा। अभी हमने P इंटू क्यू सॉल्व किया तो हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो A इंटू बी क्या होएगा? अब A पहले है तो पहले A के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो पहले हम A का एलिमेंट लिखेंगे फिर B का। तो 1 1 1 2 1 3। समझ आया मैंने क्या किया? इसका पहला एलिमेंट इसका मतलब कि फिर इसका एलिमेंट 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर अब 2 1 2 2 2 3, फिर 5 1 5 2 5 3, देन 6 1 6 2 6 3। तो इसके बाद क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3। बहुत इजी है। तो इसमें ये आ गया हमारा 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। बस इसमें मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि A इंटू बी में वो A का एलिमेंट पहले ना लिख के B का एलिमेंट पहले लिख देते हैं। तो बस यही ध्यान रखना होता है कि इसमें मतलब ऑर्डर पेयर कैसे होएगा, पहला एलिमेंट A से आएगा या फिर B में से आएगा। तो अब हम B इंटू ए देख लेते हैं। B इंटू ए में क्या होएगा? B का एलिमेंट पहले आ जाएगा बस। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 5 1 6। तो पहला 1 1, फिर 1 2, फिर 1 5, देन 1 6। ऐसे हम सारे लिख लेंगे। तो ये हमारे आंसर्स आ गए 2 1 2 2 2 5 2 6 3 1 3 2 3 5 एंड 3 6। तो नाउ अब देख लेते हैं इसमें से इक्वल कौन से हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से इक्वल कौन से हैं। तो 1 1 इक्वल है, 1 2 इक्वल है, तो टिक लगा लेते हैं। 1 1 इक्वल है, 1 2 इक्वल है, 1 3 नहीं, 2 1 भी इक्वल है, 2 2 भी इक्वल है, 2 3 भी नहीं है, 5 1 भी नहीं है। और अब एक और चीज़, अगर यहाँ पे 1 5 है और यहाँ पे 5 1 है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। हमें ऑर्डर पेयर भी चेक करना है कि जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आया है। तो 1 5 और 5 1 इक्वल नहीं होंगे। हमें पूरे एग्जैक्ट ही देखने हैं, जैसे 1 1 1 2 1 1 1 2 एग्जैक्ट पड़े हैं यहाँ पे। तो इसमें से ओनली 4 एलिमेंट्स इक्वल हैं, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगी हमें? 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये बी ऑप्शन है, तो हमारी बी ऑप्शन राइट है। सो नाउ लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, if A is equal to 1 3 6 and B is equal to x y, then representation of Cartesian products of an arrow diagrams of A into B is। तो अभी हमने जो A into B और B into A नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, तो उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो बस हमें अब वो चीज़ हमें एरो डायग्राम से बतानी है कि कौन सी एरो डायग्राम इनमें से सही है, इन चारों में से कौन सी एरो डायग्राम सही है। तो देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। तो पहले हम सिंपल बना लें, अपनी तरफ से बना लेते हैं हम एरो डायग्राम, फिर हम बस मैच कर लेंगे, ठीक है। अब एरो डायग्राम कैसे बनेगी? पहले हम ए के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं एक सर्कल में, 1 3 6, एंड देन बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे
एक्स वाई। तो अब देखो, अभी हमें इन्होंने ए इंटू बी का है, तो पहले हम ए का एलिमेंट लेंगे, देन हम बी का एलिमेंट लेंगे। तो अब हमें अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखते, ए एक्स एंड ए वाई, ऐसे ही लिखते। तो हम एरोस बना लेते, ए का एक्स के साथ वन का एक्स के साथ, वन का वाई के साथ, फिर 3 का एक्स के साथ, 3 का वाई के साथ, देन 6 का एक्स के साथ, 6 का वाई के साथ। तो हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, किसकी एरो डायग्राम हमारी एरो डायग्राम के साथ मैच करती है। सो नाउ लेट्स सी, इसका क्या बन रहा है, 1 का एक्स के साथ, 1 का वाई के साथ, 3 का एक्स के साथ, 3 का वाई के साथ, 6 का एक्स के साथ, 6 का वाई के साथ। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर आएगा ए। पर बाकी एरो डायग्राम्स भी देख लेते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर में। तो पहली बात, हमें ए इंटू बी का है, इन्होंने बी इंटू ए कर दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ए इंटू बी का इन्होंने बी इंटू बी कर दिया, इन्होंने ए इंटू ए कर दिया, तो हमें ऊपर से ही देख के पता लगना चाहिए था कि इसका आंसर क्या आएगा, ए। तो अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th question is that if a relation R defined on set Z of integer as follows that A into B belongs to R, मतलब कोई रिलेशन है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 के इक्वल है। तो देख लेते हैं हम ऐसे। अब इन्होंने कहा है देन डोमेन इज इक्वल टू, तो डोमेन क्या होता है, कि डोमेन होता है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सौखा तरीका क्या होता है कि हम जो ऑप्शंस है उसी को पुट कर करके देख लें। तो हम वैसे ही करेंगे, हम ऑप्शंस को पुट कर करके देख लेते हैं इसमें। सो लेट्स सी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमें डोमेन बतानी है। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि जिसका आंसर 25 आए। तो बस सिंपली हमें यही बताना है कि यहाँ पे हम ए और बी की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर 25 आए। तो हम एक एक करके ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है हमारी, ए ऑप्शन है 3 4 5। तो इसमें हम 3 4 5 पुट करके देख लेते हैं। अगर हम 3 और 4 को यहाँ पे इकट्ठे पुट करें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो सेटिस्फाई हो रहा है, देख लेते हैं हम। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो यस ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। और 5 का करके देख लेते हैं, 5 और 0 का कर, 5 को अकेले कैसे करेंगे, 5 और 3 का हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। या तो 5 और 0 का कर सकते हैं, और इन्होंने 0 ऑप्शन ही नहीं दी, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो अब हम बी ऑप्शन देख लेते हैं। हम इसके बी ऑप्शन में लिखा है 0 3 4 5 6, सॉरी 0 3 4 5। तो अब हम इसमें 0 भी कंसीडर हो गया हम, तो ये ऑप्शन वैसे तो करेक्ट है, पर एक बारी सी ऑप्शन भी देख ही लेते हैं हम। सी ऑप्शन में कह रहे हैं 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5। सो अब हमें 0 3 4 5 तो सेटिस्फाइड है, पर क्या माइनस वाले भी सेटिस्फाइड है, तो पुट करके देख लेते हैं। -3 को पुट करके देख लेते हैं हम, एंड -4 को पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर में तो माइनस खत्म ही हो जाता है, तो इसका 9 + 16 ही आ गया, जो कि इक्वल है 25 के, ये भी इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि माइनस तो एक तरह का वही हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर आ गया सी, 0 प्लस -3 प्लस -4 एंड प्लस -5। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको सारे ऑप्शंस पुट करके देख लेने चाहिए, क्योंकि ये सबसे सौखा तरीका होता है करने का। और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें सारे ऑप्शंस पुट करके देखने चाहिए। अगर हमने यहाँ ही इसको सही बोल दिया होता तो हमारा ये गलत हो जाता, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। सो लेट्स सी 7th क्वेश्चन। So now let's see 7th question. In 7th question they are saying that we have to find the range of fx 1/1 minus 2 cos x is. तो पहले हमने क्या फाइंड किया था इसके पिछले क्वेश्चन में, हमने डोमेन फाइंड की थी। हमने इसके पिछले क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था, डोमेन फाइंड की थी। और इस डोमेन में मतलब कि जो भी हमने वैल्यूज पुट की थी, हमने बोला था वो होती है डोमेन। तो अब रेंज क्या होता है, जो हमने पहले वैल्यूज पुट की 0 3 4 5, इससे जो आंसर आया, मीन्स जो आंसर आया क्या आया, 25 आया। तो इसमें 25 थी रेंज। तो अब हमें इसकी रेंज बताने कि इसके आंसर्स क्या आएंगे जब हम इसमें डोमेन पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम।
सो नाउ अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक मतलब इक्वेशन लिखेंगे, उससे हम पूरा सॉल्व कर देंगे। क्या है वो इक्वेशन, कि जो कॉज एक्स होता है वो कॉज एक्स किसके और किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। हमेशा जो कॉज की वैल्यू होती है वो किसके और किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। 1 से कभी ज़्यादा तो नहीं हो सकती जो कॉज की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, सो नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बना देंगे, मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर करके यही इक्वेशन लेके आएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके और किसके बीच में। तो देखते हैं हम, अब हम यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इन्होंने, हम भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 cos x, और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो -2। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं हम, तो हमारा यही आ जाएगा। तो 1 - 2 -2 cos x, मतलब इसके आगे भी माइनस लगा देंगे, सॉरी 1 लगा देंगे, क्योंकि हम 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड कर देंगे इसमें भी 1 और इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये तो आ गया 3, ये आ गया ऐसे। नेक्स्ट 1 - 2 क्या होता है, -1, तो अभी तक हमारा इतना आ गया। अब ये क्या है, ये 1/, में है हमारा, तो हम इसको भी 1/, में कर देंगे। सो 1/(1) सॉरी टंग स्लिप हो रहा है, 1/(-1), सो 1/(1) -2 cos x, सो ये भी 1/, तो बस हमने क्या किया, सबको 1/, में कर दिया, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो अब हमारा ये टोटली आ गया, ये भी टोटली आ गया, तो ये हमारी रेंज ही आ गई। क्या करना था, बस हमने इससे ये इक्वेशन लानी थी किसी भी तरीके से। तो आपको इसमें बस एक ही चीज़ पता होनी चाहिए थी कि जो cos x होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। सो अब हम बस इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, 1/(1) -2 cos x > 3। ओके, सो नाउ लेट्स सी। So now let's see 8th question. So in 8th question they are saying that the graph of an identity function on R is. तो हम इसमें आइडेंटिटी फंक्शन का हमें ग्राफ बताने की क्या होएगा, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि किसी भी चीज़ में x और y की वैल्यू इक्वल हो। इफ़ x is 2 then y is also 2. Okay, so if x is 2 then y is also 2, x is 3 then y is also 3, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होना। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन में हमें बोला द ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर इज, तो हमें इसका ग्राफ बताने क्या होएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से थोड़े बहुत सॉल्यूशंस निकालेंगे एक्स और वाई के, फिर उसको ग्राफ में पुट करके देख लेंगे, जो हमारा ग्राफ बनेगा तो वही हमारा राइट आंसर होएगा। तो देखते हैं हम इसमें एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। तो एक्स 2 है तो वाई भी 2 है, एक्स 3 तो वाई भी 3, तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं हम। एक्स -2 है तो ये भी -2 है, तो 3 वैल्यूज़ वैसे तो सफिशिएंट होती हैं, पर एक आधी और ले लेते हैं हम, जैसे -3। सो इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बस हम ये वैल्यूज अब ग्राफ में पुट करके देख लेते हैं। सो नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे y का 2 एंड x का 2, देन 3 यहाँ पे करेगा, -2 यहाँ पे यहाँ पे है, सो यहाँ पे लाई करेगा -3 यहाँ पे। सो अब ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मतलब हमारे हिसाब से तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ बनेगा। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम। सो ऑप्शंस में कौन सा ग्राफ हमारे ग्राफ से मैच कर रहा है, तो हमारा ये है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हमारा ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। बी भी नहीं है, डी भी नहीं है और सी भी नहीं है। सो नाउ लेट्स सी 9th क्वेश्चन।
So now let's see ninth question. So in ninth question they are saying that let A is equal to ABCD and B is equal to XYZ. What is the number of element in A into B? तो ये हम कैसे निकालते होते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए पता लग जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी पता लग जाए, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू बी के एलिमेंट्स भी हमें इजीली पता लग जाएंगे. तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी? तो 4 इंटू 3 12 इसका आंसर आ जाएगा. बहुत सिंपल है, तो इसको कॉपी पे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 4 है, बी में 3 है, तो इंटू बी में क्या होंगे, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना. सो आंसर इज बी 12. सो नाउ लेट्स सी 10th question. So now let's see 10th question. In 10th question they are saying that domain of root a square minus x square where a is greater than 0 is. तो इसमें हमें डोमेन फाइंड करनी है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी. सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो रूट के अंदर कभी भी क्या कहते हैं वो वाली वैल्यू तो आएगी नहीं, माइनस वाली. तो अगर हमें गिवन भी ना हो तो भी हम इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मानेंगे. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन में करेंगे. रेंज वाले में किया था तब हमने, तो हम बस इसको ग्रेटर देन 0 रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं. सो हमें ये चीज़ गिवन थी, हमें ये भी गिवन था कि जो 0 से ग्रेटर है वो ये, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेंगे. इक्वल टू 0 को, क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है या तो 0 से बड़ी होती है, ठीक है. इसमें ए बोला है ग्रेटर देन 0, ना कि पूरा ये बोला है. हम इसको नहीं रख सकते, हम इसको इक्वल भी रखेंगे, ठीक है. तो अब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं. क्या हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. हम इसके साइन चेंज कर देंगे बिकॉज दिस विल हेल्प अस इन फर्दर क्वेश्चन. तो बस हम इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका ये बीच वाला साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है. तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, बहुत इजी है. ए स्क्वायर वाली बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है. तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 0. तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो इससे बस हमारी वैल्यू आ गई. क्या करेंगे, x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी स्मॉलर, x माइनस ए भी स्मॉलर देन इक्वल टू 0. सो जब ये इधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए. सॉरी मैं बारी बारी ग्रेटर देन बोल रही हूँ. सो ये स्मॉलर देन है, ठीक है. सो बस अब इसकी वैल्यू आ गई. सो ए माइनस ए, तो बस ये हमारा आंसर आ गया. सो बस हम इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे. कैसे? क्लोज ब्रैकेट आएगी बिकॉज इक्वल भी है, तो माइनस ए और ए के बीच में. सो ऑप्शंस देख लेते हैं अब इसके. सो ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू आएगी, मे बी बी है, देखते हैं. माइनस ए ए, वैसे तो माइनस ए ए ये भी था बट यहाँ में हमारा क्या है, इक्वल भी है, तो ब्रैकेट्स ये वाली लगेंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी. सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत इजी था कि जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेंगे, उससे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे बस एंड तक. सो नाउ लेट्स सी 11th क्वेश्चन. So now let's see question number 11. So in this they told us that is the given relation a function. तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन होता है वो हमेशा रिलेशन होता ही होता है, पर जो रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. इज द गिवन रिलेशन अ फंक्शन. तो इसमें दिया हुआ है 3 3 4 2 5 1 6 0 7 7. तो फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए. लाइक अगर यहाँ पे लिखा होता 3 3 3 2 तो ये फंक्शन नहीं होता, पर अब ये फंक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा. तो येस दिस इज़ अ फंक्शन. तो इसको कॉपी में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो बस हमें देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोबारा ना आए यहाँ पे. सो येस दिस इज़ अ फंक्शन. सो नाउ लेट्स सी 12th क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. सो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है r माइनस 3
R is defined by fx x square minus 9 upon x minus 3 and g is R to R be defined by gx is equal to x plus 3 then fx and gx are equal function, not equal, none of the above. So firstly क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. मुझे पता है किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होगा. तो इसमें बोला है ये, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं R to R. सो कॉपी पर समझते हैं. सो सी, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो फंक्शन है R माइनस 3 टू R, तो इसका क्या मतलब है. इसमें जब हमें बीच में एरो दिया हो और इसके आसपास एक एक मतलब जो भी ये दिया हो वर्ड दिया हो, तो इसका क्या मतलब होता है. जो फर्स्ट वर्ड होता है ये क्या होता है, ये हमारा डोमेन होता है हमेशा, एंड जो सेकेंड होता है ये हमारा को डोमेन होता है. ओके, सो इसमें भी ये हमारी डोमेन है, ये हमारी को डोमेन है. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये एफ एक्स दिए हुए हैं, जी एक्स दिए हुए हैं. हमें बोल रहे हैं इक्वल फंक्शंस हैं या फिर नहीं सेम, इनकी डोमेन अलग अलग है, नहीं सेम इनकी डोमेन सेम है. तो नन ऑफ अबव. हमें ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा आएगा. तो हम पहले देख लेते हैं इक्वल फंक्शंस. तो ये इक्वल फंक्शंस तो हैं, क्योंकि जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, मतलब हम जो फील कर रहे हैं पहली बार इसको सॉल्व करके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो हम इसको सॉल्व कर लें ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा. सो ये भी एक्स माइनस 3. सो ये इक्वल तो लग रहे हैं अभी, पर हम सारी ऑप्शन सॉल्व करके देखेंगे. बी ऑप्शन देखते हैं इसकी. बी ऑप्शन में ये कह रहे हैं नॉट इक्वल, डोमेन्स आर सेम. ये इक्वल नहीं है पर इनकी जो डोमेन है वो सेम है. कहते हैं ये तो इक्वल नहीं है पर इनकी जो डोमेन है वो सेम है. तो इसकी डोमेन सेम है क्या. इसकी डोमेन है R माइनस 3, इसकी डोमेन है ये, तो डोमेन तो सेम नहीं है. नेक्स्ट में बोल रहे हैं ये नॉट इक्वल, डोमेन्स आर नॉट सेम. तो सही है, सी ऑप्शन सही है कि जो इसकी डोमेन है वो नहीं सेम. R माइनस 3 एंड R इज नॉट सेम, तो इसकी जो ऑप्शन आएगी वो आएगी सी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. So I hope so each and every question is clear to you. If you have any query, you can ask me in the comment section. And if you like this video, give it a thumbs up. Thank you.